हमने ये सीख लिया था कि एक पात्र इस प्रकार से जो लिया है, और जब इस पात्र में मरकरी भर के और एक ट्यूब का यूज किया गया। ट्यूब को पहले इस पूरे मरकरी में क्या किया अपन ने, ढंग से डुबो दिया। डुबो देने का कारण, जो भी वायु है उसके बुलबुले पूरी तरह निकल जाए। फिर उस ट्यूब को इस प्रकार से डुबोकर फिर हमने बाहर उसे निकालना शुरू किया, और इस ट्यूब को बाहर निकालते चले गए। और बाहर निकाल देने के बाद हमें क्या पता लगा कि इस ट्यूब में यहां क्या क्रिएट हो गया, निर्वात। और जितनी ऊंचाई ये पारा इस ट्यूब में चढ़ा, उस ट्यूब को की उस ऊंचाई को नापने पर कितना मिला, 760 mm। किसका है ये, पारे का, Hg का। इसीलिए वायुमंडलीय दाब को कुछ इस प्रकार की इकाइयों से भी बता देते हैं। और इसी चीज को यहां P0 के बराबर इस बिंदु A पर जब किया गया, तो P0 बराबर A करने पर मुझे वायुमंडलीय दाब अगर ज्ञात करना है, तो A पर दाब लिखने के लिए हमने क्या यूज किया, निर्वात मतलब प्लस रॉ। रॉ किसका बेटा, इस कौन भरा है, मरकरी, और G इंटू एच। रॉ मरकरी कितना होता है, 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और 10 की घात 3 से गुणा कर दो तो यहां पे किलोग्राम पर मीटर क्यूब। किलोग्राम, पता है ना ये चीज, किलोग्राम पर मीटर क्यूब में अपन ने लिख दिया, जी को लिख दिया, और एच कितना लिख दिया, 76/100 लिख दूं, ताकि ये भी किस में हो जाए, मीटर में हो जाए। और इसी पूरी वैल्यू को सॉल्व करने पर यहां आता है बेटा 10 की घात 5 पास्कल। अपन सोचते ना कि ये वायुमंडलीय दाब 10 की घात 5 कैसे आया, तो पहले तो प्रयोग किया, प्रयोग से एच नापा, इस एच का मान हमारे पास है, मरकरी का घनत्व हमारे पास है। तो इन सारी गणनाओं के बलबूते हमने इस P0 का जो मान, जो जो अपना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल में आता है, वो आ जाता है। एग्जैक्टली आप चाहें तो कैलकुलेटर हो तो एक बार सॉल्व करके देख लें, ताकि अपने को इस बात की तसल्ली हो जाए कि कैसे ये मान अपना कुछ 10 की घात 5 आ रहा है। तो मैं आप इसे लिखें आराम से, मैं सवाल लिखता हूं आगे। मैं एक बात शायद ये भी बताया था कि अगर बेटा, अगर मुझे यही सेम एक्सपेरिमेंट इसमें इस पूरे पात्र में मरकरी ना भर के पानी के साथ अगर मैं करूं, तो शायद मैंने बताया था ऊंचाई कितनी आएगी, 10 मीटर के आसपास ये अपने को ऊंचाई मिलेगी। कैसे मिलेगी, कि सेम यही पात्र है, करना वही है, P0। P0 किसके बराबर करेंगे, पीए के बराबर। और पीए पे क्या लिखेंगे, रॉ किसका, वाटर का, जी और एच। और ये 10 की घात 5 होता ही होता है बेटा P0। पानी का यहां से 10 की घात, जी का मान गुणा, तो एच बराबर 10 मीटर अपने को यहां पर मिलता है। और अपन भी जानते हैं कि अगर किसी प्रयोगशाला में इस प्रकार से बैरोमीटर उपकरण अपने को बनाना हो, और बैरोमीटर उपकरण में प्रयोग में ली जाने वाली ट्यूब 10 मीटर ऊंची लेंगे, तो शायद प्रयोगशाला में बच्चों को ऐसा एक्सपेरिमेंट दिखाना संभव नहीं है। ठीक है, ऐसा भी नहीं कर सकते कि सर ट्यूब को टेढ़ी रख के ऐसे रूम में फिट कर लें, यूं नहीं होगा, क्योंकि ऐसे रखने से कुछ नहीं होगा। हमें ये वाली चीज 10 मीटर चाहिए होती है, ऊर्ध्वाधर। सही बात है।
अच्छा एक बात बताएंगे, ये सेम एक्सपेरिमेंट अगर अपन किसी स्पेसशिप, स्पेसशिप समझते ना, है ना, बाहर कहीं अपन किसी स्पेस में ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तो बताओ कितना पारा चढ़ेगा इस ट्यूब में? जीरो। क्यों? वायुमंडलीय दाब ही नहीं होता है। अगर वहां पर ऐसा है तो उस परिस्थिति में अपने को कुछ नहीं मिलेगा, या यूं कह दे कि वायुमंडलीय दाब भी नहीं, गुरुत्वीय क्षेत्र भी नहीं, गुरुत्वीय बल भी नहीं, गुरुत्वीय बल भी नहीं होगा, तो ये ऊपर नीचे कुछ कहीं नहीं जाएगा, जो जैसा है वैसा ही बना रहेगा। यार ये गॉज प्रेशर करके होता है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं यार? मैं मॉड्यूल में भी ढूंढा मेरे को, पर मैं, खैर एक मिनट। गॉज प्रेशर होता है, गॉज प्रेशर। चले, हो जाएगा ना बेटा? सिंपल बात है, वहां पर अपने को क्या कह दिया कि एक तो दाब बताने के लिए उस मरकरी के तल का उपयोग किया, और जैसे ये उपयोग किया, इस चीज को अगर मुझे बदलना है पी नॉट में, तो मैं रॉ किसका यूज करूंगा बेटा? मरकरी का। फिर जी और फिर एच। इसको क्या लिखा जा सकता है? 1/2 मीटर लिखा जा सकता है ना बेटा? बिल्कुल। और यहां से ये रॉ मरकरी हम जानते ही हैं, 13.6 × 10⁻³ × 10 × 1/2। इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना आ रहा है भाई? 68 × 10⁻³ पास्कल। जैसे अब हमारे पास यहाँ आ गया है कि लिफ्ट के अंदर एक अपन परिस्थिति क्रिएट की है। एक बात ध्यान से सुनेंगे बेटा, एक पात्र हम यहाँ पर रखे हैं, और एक बिल्कुल सेम पात्र, सेम द्रव हम एक लिफ्ट के अंदर रखे हैं, ऐसे। लिफ्ट होगी तो धरती पे ही ना, है ना? धरती पे ही होगी, और लिफ्ट में अपन भी जानते कि यहाँ ऊपर तो खुला ही रहता है और जाली वगैरह रहती है, और अगर ऊपर से ढक्कन खुला हुआ है लिफ्ट का, तो लिफ्ट के अंदर जो दाब होगा वो क्या होगा? सेम। भाई अपन भी तो लिफ्टों में कभी कभी चल के आते हैं, तो अपने को पता होता है कि ऐसा नहीं होता कि लिफ्ट के अंदर दम घुटने लग जाता है या मरने वाले हैं। मतलब परिस्थितियां वही है जो बाहर है, वही सेम दाब, वही सेम चीजें, परिस्थितियां अपने को बता दी गई। बस लिफ्ट के कहने का मतलब ये है कि लिफ्ट का मतलब यहाँ से ये या तो ऊपर की और त्वरित बताई जाएगी, या ये नीचे की और त्वरित बताई जाएगी। मेरा कहने का क्या मतलब है, मैं मुद्दे पर आता हूँ।
यहां पर हमने किसी एक लिक्विड को भर कर रखा है, जिसका यहां लिख लेते हैं रॉ। और इस पात्र को एक बार तो अपन ने धरातल पर रख लिया, और एक बार अपन ने किसी त्वरित लिफ्ट में रख दिया है। मैं पूछूं यहां कितना दाब होगा, तो आप कहेंगे यहां वायुमंडलीय दाब पी नॉट होगा। मैं पूछूं लिफ्ट चल रही है पर फिर भी यहां क्या होगा, बाहर कौन है, वायुमंडल, और वायुमंडल ही है, तो यहां भी दाब कितना होगा। यानी इस परिस्थिति में सतह पर मौजूद वायुमंडल के द्वारा लगाया गया दाब परिवर्तित नहीं होगा। और क्या चीजें परिवर्तित होंगी कि जब हम यहां पर रुकी हुई लिफ्ट में होते हैं, तो यहां पर जी इफेक्टिव कितना होता है, जी, जीरो नहीं, जी। और यहां त्वरित लिफ्ट अगर ऊपर की ओर त्वरित है, तो ऊपर की ओर त्वरित लिफ्ट में जी इफेक्टिव हमारा होता है, नीचे की ओर त्वरित लिफ्ट में जी माइनस है, और जी त्वरण से नीचे जाती लिफ्ट में जीरो। ठीक है बेटा। तो अब अगर मैं यहां दोनों परिस्थितियों की तुलना करता हूं, मैंने कहा बाह्य दाब अगर पी नॉट है, यहां भी बाह्य दाब अगर पी नॉट है, तो इस परिस्थिति में पी नॉट को क्या लिखा जाएगा, तो पी नॉट को लिखा जाएगा रॉ जी एच। और इस परिस्थिति में उसी पी नॉट को लिखा जाएगा रॉ जी इफेक्टिव एच डैश। और चूंकि क्या है कि दोनों दाब अगर बराबर है, तो इन दोनों चीजों को बराबर कर सकते हैं। जी सॉरी, रॉ से रॉ कट जाएगा, तो हम यहां पर लिख सकते हैं जी एच बराबर जी इफेक्टिव एच डैश। और जो भी आपको निकालना है, अगर इफेक्टिव सॉरी एच डैश दिया हुआ है, तो आप जी इफेक्टिव की मदद से क्या निकाल सकते हैं, ए, कि लिफ्ट कितनी त्वरण से ऊपर या नीचे त्वरित है। या अगर लिफ्ट का त्वरण दिया हुआ है, तो लिफ्ट के त्वरण से पहले तो क्या आ जाएगा, जी इफेक्टिव, और जी इफेक्टिव की वैल्यू यहां रख के क्या निकाल लेंगे, एच डैश। इस प्रकार के सवाल अपने को करने हैं। आती ना बात समझ में। इसमें थोड़ी थोड़ी चीजें ये सोच लो कि बेटे अगर ये एच डैश, लाला सुन ले यार, अगर ये एच डैश इस एच की तुलना में ज्यादा आता है, इसका मतलब अब ये समझो कि लिफ्ट किधर की ओर त्वरित होगी। क्या कहा मैंने, एच डैश एच की तुलना में ज्यादा, यानी जी इफेक्टिव कम। एच डैश अगर ज्यादा है तो जी इफेक्टिव, और जी इफेक्टिव कम कब होगा, जब जी माइनस है, यानी लिफ्ट किधर त्वरित होगी, नीचे। आना बेटा, है ना, ऐसे रिलेट कर सकते हैं, करेंगे सवालों के थ्रू हम बात करना स्टार्ट करते हैं। सवाल समझ पाए। वही प्रयोग पहले किसके अंदर, पहले किसके बाद, लेफ्ट के बाहर।
दे दिया अपने को। फिर पूछ लिया कि लिफ्ट के अंदर यदि वही प्रयोग करें, लिफ्ट त्वरित हो, तो एच डैश याद कर लें। सिंपल सिंपल सी बात है। ऐसा कितना आ रहा है बेटे? 95, यही आ रहा होगा। ठीक है, तो सिंपल बात, बराबर जो हमें करना है वो हमें पता है। रॉ दोनों तरफ भरे हुए पात्रों में जो द्रव है उसका घनत्व तो है, घट जाएगा। और हम बेशक यहाँ पर लिख सकते हैं जी इफेक्टिव या जी इंटू एच। एच है 76 सेंटीमीटर। यहाँ नीचे त्वरित में जी इफेक्टिव क्या सीखा था बेटा? जी माइनस ए इंटू एच डैश। एच डैश भी किस में लिख दूंगा? सेंटीमीटर में, ताकि दोनों तरफ मुझे यूनिट बदलने की जरूरत ना पड़े, है ना। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया जी यानी 10, जी माइनस ए मतलब 8 गुणा 76 बराबर एच डैश। इसको सॉल्व कर लेना, और आप बता रहे हैं जैसा उसके हिसाब से ये आ रहा है 95। और इकाई हमने यहाँ पहले ही सेंटीमीटर लिख दी है। बढ़े आगे। हाँ, तो बेटे जैसे हमने यहाँ पर कहा कि सबसे पहली प्रक्रिया बैरोमीटर के द्वारा जो हमने इस्तेमाल करी, वो बैरोमीटर क्या करने में, क्या काम के हमने उपयोग में लिया? वायुमंडलीय दाब ज्ञात करने के लिए। और वायुमंडलीय दाब ज्ञात करने के लिए प्रोसेस मैंने आपको बताई भी थी, जिस तरीके से हम उस ट्यूब का इस्तेमाल करके उसे पहले खाली करते हैं, हवा भी नहीं रहने देना चाहते, और उस ट्यूब को खड़ी करके उस ऊंचाई के आधार पर हम दाब का मान पता कर लेते हैं। और जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ उस प्रयोग में मरकरी का ही इस्तेमाल किया जाए। मरकरी इसलिए उपयोग में किया गया कि द्रवों में बहुत अधिक घनत्व वाला द्रव अपने पास मरकरी होता है, तो कम से कम ऊंचाई अपने को वो देगा। और उस कम से कम ऊंचाई के साथ छोटे से उपकरण से ही, मात्र मुझे 1 मीटर की ट्यूब चाहिए होती है, और उसमें से भी चढ़ता कितना है द्रव? 76 सेंटीमीटर, और उतने में मेरा काम हो जाता है। अगली बात हम यहाँ पर कर रहे हैं गैज प्रेशर। गैज प्रेशर की लिए बात होती है, इसका मतलब होता है कि एक ऐसा दाब जो हम यहाँ पर कहते हैं कि जो हर बिंदु पर वायुमंडलीय दाब तो है ही ना,
अब वायुमंडलीय दाब से अतिरिक्त कितना दाबांतर वहां मौजूद है, उस दाबांतर को हम यहां पर क्या कहते हैं, गेज प्रेशर। जैसे मैंने एक पात्र लिया और मुझे पता है कि यहां ऊपर क्या है, वायुमंडलीय दाब। मुझे तो ये बात करनी है कि इस ए से इस बी तक जाने में कितना दाब का अंतर अपने को देखने को मिलेगा। इस चीज को यहां पर क्या कहा जाता है, गेज प्रेशर, डेल्टा पी। अब आप भी जानते हैं कि अगर मैं इस बिंदु ए से, बिंदु ए कहीं भी मैंने माना होता, और इस बिंदु ए से अगर गुरुत्वीय दिशा में चल रहा होता तो डेल्टा पी पॉजिटिव होता, दाब बढ़ता। और अगर मैं गुरुत्व दिशा के, तो दाब कम होता। हाँ या ना? तो हम यहां पर ये कहते हैं, मैंने आपको ये भी बताया कि दाब बढ़ेगा या घटेगा इसको ज्ञात करना है तो सबसे बेस्ट तरीका है ये वाला। जी मतलब गुरुत्वीय त्वरण की दिशा, सदिश लगा दिया मैंने दिशा के साथ, और एस मतलब विस्थापन। और अगर ये यहां पर अपने पास कितना आता है, पॉजिटिव, या इसको यूं कह दे कि इन दोनों के साथ जो, इन दोनों के मध्य जो बना कोण है, अगर वो क्या है, 90 से छोटा, तो डेल्टा पी कैसा होगा बेटा, पॉजिटिव। अगर इन दोनों के मध्य बना कोण थीटा कितना हो, 90, तो डेल्टा पी कितना होगा, 0। और अगर यहां पर इन दोनों के मध्य बना कोण 90 से क्या हो, 0, तो ये क्या होगा, डेल्टा पी नेगेटिव। ये बात समझ आती है कि नहीं आती? इसको मैं फिर से समझाता हूं कि थीटा 90 का मतलब कैसे निकल कर आया। ये पात्र है बेटा, यहां पर अगर गुरुत्वीय बल की, गुरुत्वीय त्वरण की दिशा किधर, नीचे, और मैं 90 डिग्री रखना चाहता हूं थीटा, यानी मैं विस्थापन किधर देना चाहता हूं, या तो इधर या इधर। अरे हाँ, और अगर गुरुत्व नीचे है, विस्थापन इधर या इधर दे रहा हूं, तो कोण 90 हो गया। और ये परिस्थिति हम जानते हैं कि क्षैतिज में प्रत्येक बिंदु पर दाब, इसीलिए दाबांतर 0 हो जाएगा। बड़ी प्यारी सी चीज है, आगे के सवालों में अपन बात करेंगे कि जब पात्र को त्वरित करा दिया जाएगा, इधर उधर आगे पीछे, और फिर बता के फिर बोला जाएगा कि इस बिंदु और इस बिंदु के बीच में दाब बताओ, बहुत ही अच्छी चीज यहां से अपने को निकल कर मिलेगी। सिर्फ देखते से ही हमें पता लगेगा, बिना किसी चित्र के बनाए, डॉट प्रोडक्ट की मदद से। फिलहाल हमने यहां पर कहा कि ये जो डेल्टा पी है, और हम इस डेल्टा पी को मेजर करने का एक तो डेरिवेशन किए थे। हमने बात किया था ना कि ऊर्ध्वाधर दिशा में अगर मुझे दो बिंदुओं ए और बी के बीच में दाबांतर पता करना है, तो मैंने क्या बनाया था, सिलेंडर। सिलेंडर बनाकर सिलेंडर का ऊपरी बिंदु ए लिया था, निचला बिंदु बी लिया था, और ए और बी के बीच का दाब अंतर मैंने निकाल लिया था। कुछ इतना आया था, कितना, रॉजी। सही बात है। इसको किस उपकरण के द्वारा भी जनरली प्रयोग में लिया जाता है वो मैं आपको बताता हूं। मैनोमीटर कहते हैं बेटा इसे। मैनोमीटर एक यू शेप की ट्यूब यहां पर कुछ इस प्रकार से होती है, और मान लो यहां पर दाब आरोपित हो रहा है पी। सोचो पहले तो, अगर कोई दाब आरोपित नहीं हो रहा है तो इस तरफ और इस तरफ यहां लिक्विड का लेवल क्या रहेगा बेटा, ट्यूब में सेम, हाँ के ना? और अगर यहां पर इधर से कोई दाब आरोपित हो रहा है, तो इधर से दाब आरोपित होने पर इधर का द्रव और इधर का द्रव, और यहां पर ये क्या हो जाएगा, दोनों भुजाओं में हाइट का अंतर उत्पन्न हो जाएगा। और जो हाइट का अंतर ये रहेगा, यही हाइट का अंतर डेल्टा पी, इस तरफ और इस तरफ का डेल्टा पी हमें दे देगा, जिसे हम रॉजीएच कहते हैं। या यूं कह दें कि इस इधर के दाब और इधर के दाब का अंतर, यानी कुल मिलाकर दाबांतर ज्ञात करना है, तो दोनों तरफ की ट्यूबों में द्रव की ये ऊंचाई में जितना अंतर है वो हमें दाबांतर दे देता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं। अब समझिएगा, यहां पर नंबर 3 पर आता है, ये गैज प्रेशर को आप नंबर 2 दे देते हैं, और नंबर 3 पर यहां पर आता है कि अगर मुझे एब्सोल्यूट प्रेशर निकालना है, एब्सोल्यूट प्रेशर, इसको हिंदी में पता नहीं क्या ही कहते हैं, या तो आपेक्षिक दाब कहते, नहीं, एब्सोल्यूट, एक तो था रिलेटिव, सापेक्षिक या आपेक्षिक कहते हैं, एब्सोल्यूट वास्तविक, कुल,
तुम तो कुल दाब। अब किसी बिंदु पर कुल दाब कितना होगा बेटा, तो पी टोटल किसी बिंदु पर कितना होगा, तो सबसे पहले अपन ने क्या जाना, पी नॉट प्लस डेल्टा पी, और पी नॉट यहां पर जो भी है और डेल्टा पी ये क्या हो जाता है यहां पर गैज प्रेशर, ये हो गया अपना गैज प्रेशर, और यहां पर ये हो गया अपना वायुमंडलीय दाब पी एटमोस्फियर। तो एटमोस्फेरिक प्रेशर और गेज प्रेशर मिलकर उस बिंदु पर कुल दाब बनाते हैं, तो पी नॉट प्लस रॉ जी एच अपन यहां पर इसको लिख सकते हैं। ये वही पुरानी बातें जो हम करते हैं, बस मैं दाब के तीन रूप आपको बताना चाह रहा था। एक होता है पी नॉट यानी वायुमंडलीय दाब, जिसको ज्ञात किया जाता है किससे, बैरोमीटर उपकरण से। दूसरा यहां से हमने देखा कि ये गैज प्रेशर हो जाएगा, जिसको नापा जाता है मैनोमीटर से, मैनोमीटर कुछ इस प्रकार का उपकरण, जिसमें दोनों भुजाओं में हाइट का अंतर नापकर उस दाबांतर को लिख लिया जाता है। और दाबांतर पता है गैज प्रेशर और एटमोस्फेरिक प्रेशर दोनों मिलकर, यानी बैरोमीटर से नापा गया एटमोस्फेरिक प्रेशर और मैनोमीटर से नापा गया गैज प्रेशर, दोनों मिलकर कुल प्रेशर या एब्सोल्यूट प्रेशर अपने को वहां पर बनाते नजर आते हैं। ये जरूर लिखना, इसको बढ़िया से तरीके से एक बॉक्स में बंद करके हाईलाइट कर लेना, अपन इसका उपयोग करेंगे। कुल दाब बराबर अपना यहां पर क्या हो गया, वायुमंडलीय दाब प्लस गैज दाब। चलिए बढ़ते हैं आगे। और अब सवाल हमारे पास आते हैं, यू नलिका के सवाल। इसमें नलिका का सबसे पहला प्रकार हम क्या ले रहे हैं बेटे, कि ऐसी ट्यूब का इस्तेमाल हम करेंगे जिसमें उस तरफ का जो आकार है या उस तरफ जो उस ट्यूब की नली का मोटाई है और इस तरफ जो ट्यूब की नली की मोटाई है वो क्या होगी, समान से ऐसे। और अब समान दोनों तरफ समान मोटाई की, मतलब एक सिमेट्री वाली एक ही ट्यूब है। आगे चल के प्रकार कुछ ऐसा आएगा, इधर की ट्यूब मान लो सकड़ी हुई और इधर की ट्यूब मोटी हुई, तो वहां पर थोड़ा सा कुछ परिवर्तन अपने को देखने को मिलेगा। फिलहाल हम यहाँ पर क्या बात करते हैं, हमने यहाँ पर क्या किया हुआ है बेटा, इस पूरी ट्यूब में मरकरी भरा हुआ है, और इस तरीके से हमने यहां तक इसमें मरकरी भर दिया। किस कलर का होता है मरकरी, सिल्वर। और सिल्वर किस कलर का होता है, मरकरी, हाँ? बोलो बोलो, चांदी। वाह भाई वाह, चांदी देखिए कभी।
मोहनलाल ने तो देखी होगी। तुम्हारे टाइम पे चांदी के सिक्के चला करते थे ना भाई? चलो, यहां पर बात आती है कि अगर हमने पूर्णतया, सिंपल सी बातें हैं, आराम से चिल रह के समझेंगे, मेरे शब्दों पर ध्यान देना, आपको ऑटोमेटिक प्रोसेस जो है वो ट्रेस हो जाएगी, अपने आप पता लग जाएगा कि हम क्या क्यों कैसे कर रहे हैं। अदरवाइज हम अपना दिमाग लगाएंगे, थोड़ा सोचते रहेंगे कैसे क्या करना है। ध्यान से सुनना, हम कह रहे हैं इस यूट्यूब नलिका में हमने कोई एक द्रव भरा, कोई एक, मत बोल भाई। और अब हमें पता है कि इधर भी वायुमंडलीय दाब है, इधर भी वायुमंडलीय दाब है, और यहां पर पूरी ट्यूब में मरकरी ही है, तो यहां पर सेम लेवल पर ये सेट होगा, इधर भी और इधर, क्योंकि हम जानते हैं इधर भी प्रेशर क्या रहना चाहिए बेटे, इधर भी प्रेशर क्या रहना चाहिए, और अगर दोनों तरफ प्रेशर पी नॉट ही रहना चाहिए, तो हमने अभी देखा कि इस मैनोमीटर में दोनों तरफ द्रवों की ऊंचाई में कोई अंतर नहीं होना चाहिए, क्योंकि पी नॉट सेम यानी डेल्टा पी, और डेल्टा पी अगर जीरो तो यहां पर एच भी जीरो, सेम लेवल पर अपने को मिलना चाहिए। अब क्या किया हमने, तो मैं लिख देता हूं, ये है यहां पर रॉ किसका, मरकरी का, है ना। कुछ लोग यहाँ पर शॉर्ट में इसको रॉ एच जी लिखने के बजाय रॉ एम लिख देते हैं, एम फॉर मरकरी बोल देते हैं, पर अपन जानते हैं मरकरी को किससे बताते हैं, एच जी से। देख लेना वो जैसे भी सवालों में, मतलब एग्जाम में कंफ्यूज मत होना, है ना। ओके, तो अब यहां पर क्या हुआ, हम चले और हमने यहां पर अब इस तरफ एक एक थोड़ी सी इमेजिन करो, इमेजिन ऐसे करो कि अगर आपको यहां पर इधर बैठा दिया जाए, अभी तो क्या है, जितना जितना द्रव इधर है उतना द्रव इधर है, जितना भार इधर है उतना भार इधर है, इसलिए बराबरी से यहां पर कांटा भिड़ा हुआ है। अब अगर आपको यहां पर किसी को, भाई को यहां पर ऊपर से बैठा दिया जाए, मान लो वो मरकरी में डूबता ना हो, उसको यहां पर बैठा दिया जाए, तो इधर बैठा देने से इधर का भार ज्यादा, इधर का भार ज्यादा, तो यहां से ये द्रव किधर पिचकेगा और यहां से किधर जाएगा। यही सेम काम यहां पर किया जाता है कि अगर इन मरकरी के अलावा एक दूसरा लिक्विड लिया गया, कुछ ये ले लेते हैं पानी, और मरकरी के अलावा दूसरा लिक्विड लेकर फिर यहां पर यह बताया गया कि अगर इधर हमने इस ट्यूब में पानी भरना शुरू किया, तो जैसे 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 हम यहां पर पानी भरना शुरू करेंगे, पानी भरना शुरू करने के साथ साथ इधर से ये मरकरी क्या होने लगेगा, नीचे जाने लगेगा। जाएगा कि नहीं जाएगा। तो हमने माना कि पहले यहां पर, हमने माना कि पहले यहां पर ये मरकरी का ये लेवल था ना बेटा, ये था ना। अब अपन ने यहां पर ये क्या भर दिया, पानी, वाटर। अब जैसे ही पानी भर दिया, हमने क्या पाया, इधर ये मरकरी थोड़ी दब गई, और देखा हमने यहां पर गौर से देखा कि ये कितनी दब गई, तो ये वाली चीज में हमने कहा एक्स दब गई। बेटा पहले पानी का लेवल यहां ये था ना, पानी भरा, पानी भरने से, इतना सारा पानी भरने से मरकरी दब चुका है नीचे, और कितना दब चुका है, एक्स। अब चूंकि हम जानते हैं कि अगर इधर से मरकरी दब चुका है, ये एक्स वाला मरकरी इधर पिचक चुका है, तो ये सारा मरकरी किधर चला जाएगा, इधर, कितना ऊपर, एक्स। तो ये सफेद कलर से मरकरी मैं बना देता हूं, ये लो, और ये यहां से कितना ऊपर पहुंच गया, एक्स। फायदा क्या है, फायदा यह है कि ट्यूब की दोनों तरफ जो मोटाई है वो क्या है, सेम। इसीलिए मुझे पता है कि अगर इधर से एक्स गहराई तक ये गया है, तो इधर सेम ऊंचाई जाएगी, क्योंकि जितना आयतन इधर से गायब हुआ, वो सारा आयतन इधर उतना ही बढ़ जाएगा। अगर मोटाई कम ज्यादा होती तो ऊंचाइयां बराबर, समझ रहे ना बेटा। अगर मान लो ये यहां पर होता पतला, ये यहां होता मोटा, तो ये आयतन जब यहां ज्यादा मोटाई की ट्यूब में जाता, तो ऊंचाई क्या मिलती, कम। सोच पा रहे होंगे शायद, है ना। तो ये काम यहां पर है कि हम चूंकि दोनों तरफ फिलहाल बराबर व्यास या बराबर त्रिज्याओं की ट्यूब का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो पानी ने पिचकाया किसको, तो पानी ने अगर अपने मरकरी को पुराने अपने तल से एक्स पिचकाया है, तो इधर ये मरकरी एक्स ऊपर उठ चुका है, और जो ये जितना पानी मैंने नीले रंग से बताने की कोशिश की है, इस पानी की कुल भरी हुई ऊंचाई को हमने किससे लिख दिया, एच से। कि पानी कितना भरा, कितनी ऊंचाई तक ट्यूब को पानी से भरा गया, तो मैंने कहा एच ऊंचाई तक ट्यूब को पानी से भरा गया।
अब आ जाते हैं अपन गणित पर। गणित कैसे काम करती है कि आप जानते हैं कि हम यहां पर जब सेम लेवल पर सेम प्रेशर की बात करते हैं कि नहीं, क्या कहते हैं हम, सेम लेवल पर किसी भी स्थिर पात्र के अंदर, स्थिर पात्र के अंदर भरे लिक्विड में यदि लिक्विड भी समान है, पात्र स्थिर है, तो क्षैतिज तल पर, क्षैतिज रेखा पर प्रत्येक बिंदु पर दाब क्या होगा, समान। अब अगर मैं यहां और यहां वाले बिंदु पर अगर कैलकुलेट करना चाहूं, तुलना करना चाहूं, तो यहां और यहां क्या दाब समान हो सकता है, नहीं, क्योंकि यहां कौन मरकरी, यहां कौन पानी, पानी और मरकरी की कोई बराबरी, बराबर, यानी मरकरी मरकरी से ही टक्कर लेगा। तो अब यहां पर चले कि यहां तो पानी है, पानी का मरकरी से डायरेक्ट तुलना नहीं कर सकते, तो हम जब यहां से चलकर यहां आएंगे तो यहां कौन मरकरी, यहां कौन मरकरी, तो क्या इस बिंदु और इस बिंदु की तुलना कर सकता हूं, क्या क्षैतिज तल यहां पर मैंने एक बना दिया है लाइन खींचकर, दोनों तरफ क्या यहां से यहां तक आर पार मरकरी भरी है, तो इस बिंदु पर दाब और इस बिंदु पर दाब क्या होना चाहिए। अब आप देखिए, अगर मैं इस बिंदु और इस बिंदु की तुलना करना चाहता हूं, तो यहां से ये गहराई कितनी है एक्स, तो ये भी गहराई कितनी होगी एक्स। तो मैंने यहां पर लिख दिया है कुछ जैसे, यहां मैंने बोल दिया एम पॉइंट, यहां मैंने बोल दिया एन पॉइंट। तो हम क्या लिख देंगे, दाब एम बिंदु पर और दाब एन बिंदु पर क्या रहेगा, सेम रहेगा ना। अब आप एम बिंदु पर दाब लिखेंगे, जिसके ऊपर कौन भरा हुआ है, उसके ऊपर कौन है, वायुमंडल। यहां भी एन बिंदु पर दाब लिखेंगे, जिसके ऊपर कौन भरा हुआ है, एक थोड़ी सी मतलब एक चीज मैं बिल्कुल सही कर देता हूं ताकि आपको कभी ऐसा दिक्कत ना हो। मतलब ऐसा होता है बेटा कि पानी जो है ना, पानी वो तुलनात्मक रूप से ज्यादा भरना पड़ता है, इसलिए पानी वाले कॉलम की हाइट क्या होती है, थोड़ी ज्यादा, इस मरकरी वाले से थोड़ा सा सही फील आए कि पानी अपन ने ढेर सारा भरा, जिसके कारण मरकरी कितनी पिचक गई, एक्स, इधर कितनी उठ गई, एक्स। हम किन दो बिंदुओं की तुलना कर रहे हैं, एम और एम पर मुझे टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर मतलब वायुमंडलीय दाब प्लस गैज प्रेशर, तो वो लिखकर बताएं, बोले पी नॉट प्लस, पी नॉट प्लस रॉ कौन, वाटर, क्योंकि बिंदु एम पर जो दाब आरोपित कर रहा द्रव है उसके ऊपर नीले रंग का पानी है, जी इंटू उधर प्लस रॉ मरकरी, जी, और यहां इसके ऊपर ये कितना है, हमने देखा ना बेटा, ये कितनी एक्स, ये कितनी, तो कितना हो जाएगा 2x, और यहां से पी नॉट से, पी नॉट से पी नॉट कट गया, उसके बाद बचा जी से, जी भी कट गया, और यहां पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा रॉ वाटर एच बराबर रॉ मर्करी इंटू 2x। पूछा क्या जाता है, ध्यान से सुनना बेटा, क्वेश्चन की, सवाल की शुरुआत कहां से हुई थी, सवाल की शुरुआत हुई थी कि यहां पर मरकरी का प्रारंभिक लेवल ये था ना बेटा, इधर भी मरकरी यहां पर ही तो था। अगर सवाल में पूछा जाता है कि इधर वाली इस नलिका में मरकरी अपने पुराने तल से कितना ऊपर जाएगा, एक्स, तो मुझे एक्चुअली इस समीकरण से मिलेगा क्या, 2x, मतलब जो भी मिलेगा ये मिलेगा, और मुझे बताना क्या है x। तो मैं यहां से अगर लिखना चाहता हूं तो सबसे पहले 2x निकाल लूंगा, 2x बराबर रॉ वाटर अपॉन रॉ मरकरी गुणा h, फिर इसको आधा करके h बता दूंगा, है ना। फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी संकट नहीं आना चाहिए, हमें पता होना चाहिए, ठीक है। हम एक सवाल के साथ इसको सीखेंगे, पहले ये लिख लो, जल्दी से लिख लो, छोटी सी चीज है, ज्यादा इस चित्र में ज्यादा समय व्यतीत मत करना, तुरंत तुरंत ऐसा बना लेना। आपको एक बेहतर समझ में आए तो एक काम कर लेना, पहले ऐसी ट्यूब बना लो, दो दो चित्र बना लेना, और ऐसी ट्यूब में पहले तो क्या कर लो, समान लिक्विड भर लो, सिर्फ मरकरी मरकरी भर लो, और दोनों तरफ लेवल रख लो सेम, फिर अगला चित्र वो बना लेना, तो अपने को समझ में आ जाएगा क्या पानी भरने से क्या बदलाव हुए। एक ही चित्र में सारा खिचपिच कर देंगे तो शायद हो सकता है कंफ्यूजन बढ़ जाए।
आदमी है को जिशान का है। जापान की फ्लाइट कैंसिल हो गई, वहीं रुक गया। चले सवाल पर आ जाते हैं। अपने को बताया गया कि एक ट्यूब है, जिसमें दोनों तरफ मरकरी ही अगर भरी होती तो लेवल दोनों तरफ क्या होता, सेम। और अभी कहा गया कि अब इस पुराने लेवल से, इस पुराने लेवल से जिसमें दोनों तरफ इतनी इतनी मरकरी भरी थी, अब इधर पानी भरना शुरू किया गया। पानी भरना शुरू जो किया गया, तो पानी भरते गए और ये मरकरी यहां से नीचे जाती गई। और मैंने इतना सारा यहाँ पर पानी भर डाला, और मैंने पता किया है कि पानी भरने से इधर कुछ नीचे विस्थापन होता है और इतना ही विस्थापन ऊपर हो चुका होता है, इतना से। ये यहां पर कौन बचा, मरकरी, यहां तक। पानी जो भरा गया है, इसको पहले तो लिख देते हैं रॉ वाटर। पानी जो भरा गया है ये है 54.4 सेंटीमीटर, इतना पानी भर दिया है। और इधर वाले में है मरकरी, तो लिख देंगे रॉ Hg। आपको बताना है, आपको बताना है कि ए बी, सिरे बी पर, सिरे बी में, सिरे बी में, सिरे बी में मरकरी या पारा, सिरे बी में मरकरी कितना ऊपर उठ जाएगा। कितना ऊपर उठ जाएगा।
क्या बोल रहे हो? एक बार फिर से एक आखिरी कोशिश फिर से कर लेता हूँ। तो बात समझ आ गई होगी, फिर भी मुझे जो इंपॉर्टेंट चीज लग रही है मैं वो रिपीट कर रहा हूँ। फिर से ध्यान से सुनना कि बेटा यहां पर इस तल तक तो पहले मरकरी थी ना, ठीक है नहीं? अरे हाँ, इधर इतना ढेर सारा पानी भरने से ये तल गया कितना नीचे, एक्स। यहां से कितना ऊपर गया, एक्स। तो मरकरी के दोनों तरफ तलों में कितना अंतर आया, तो मरकरी के इधर और इधर वाले तल में अगर अंतर देखूं तो कितना आया, 2x। पर अगर पुराने वाले इस तल से अंतर देखूं तो कितना आया, x। ये x और ये 2x क्यों, क्योंकि इधर से x नीचे घुसेगा, तभी तो इधर से x। तो मरकरी के इस नई परिस्थिति में दोनों तलों में अंतर 2x है, पर पुराने परिस्थिति वाले तल से अंतर इसका x ही निकलता है। और हमने फिलहाल यहां लैंग्वेज में क्या पूछा है कि नलिका बी में पारा कितना ऊपर उठेगा, तो नलिका बी में पहले से पारा क्या यहां रहा होगा, और कितना ऊपर उठेगा, यानी आपको बताना क्या है। आप मेजर करते टाइम यहां क्या लिखेंगे, 2x, या कैसे लिखेंगे, ध्यान से सुन लेना, एक बार ध्यान से सुन लेना। सबसे पहले अपन सब जानते हैं कि यहां पर लड़ाई या बराबरी किसकी होगी, पारे और पारे की। तो पारा यहां है, हाँ के ना। इसी सेम तल पर पारा यहां होगा कि नहीं होगा। यहां और यहां दाब क्या रहना है, सेम रहना है। तो मैंने कहा था एक को एम बिंदु मान लो और एक को एन बिंदु मान लो। एम बिंदु के ऊपर पूरा पूरा कौन, पानी। तो रॉ वाटर जी एच, एच मतलब 54.4 सेंटीमीटर। एन बिंदु के ऊपर पूरा पूरा कौन, मरकरी, रॉ मरकरी जी इंटू एच। और ये पूरा एच है मेरे भाई। जिस एच में से मुझे क्या मिलेगा, 2x, और उसमें से मुझे बताना क्या है, x। ये बात समझिए कि नहीं, कि इधर तो ये 54.4 का कॉलम है, इसके बिंदु m के ऊपर और बिंदु n के ऊपर जो कॉलम है, इस कॉलम में आधी x ऊंचाई तक की मरकरी तो पहले से ही थी, और x गहराई की मरकरी इधर से और निकल कर आई है, तो टोटल 2x हो गया। यानी जो मैं फिलहाल h लिख रहा हूं, वो h वास्तव में मरकरी ने पूरा तल जो उठा है वो नहीं है। h तो वो तल है कि इधर के मरकरी के लेवल में और इधर मरकरी के लेवल में कितना डिफरेंस है। इसको सॉल्व कर लो तो रॉ वाटर ग्राम में लिख लेते हैं 1, और इधर लिख लेते हैं 13.6। जी, यहां से जी चल निकला। और ये रॉ वाटर ग्राम में रहने दिया, ये 54.4 सेंटीमीटर में रहने दिया, ये भी ग्राम में, और ये जो एच आएगा ये भी किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर में, क्योंकि सारी तरफ इकाइयां क्या रहनी चाहिए, सेम। तो ये सेंटीमीटर में, तो ये भी सेंटीमीटर में आ जाएगा। ये भी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में लिखा, तो ये भी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में लिख डाला। इसको काटो 13 से, मुझे जहां तक लग रहा है ये 4 बार कटेगा, यानी एच का मान कितना आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर। अपने को क्या बताना है, एक्स। तो एच अगर 4 सेंटीमीटर है तो एक्स का मान 2 सेंटीमीटर अपने को मिलेगा। कोई किसी को भी डाउट है तो बात कर सकते हैं, बात करेंगे तो थोड़ा सा और बेहतर विजन मिलेगा। बोलिए। ये ट्यूब मोटी पतली इधर उधर से बन गई, पर समान ही है बेटा, उतनी अच्छी ड्राइंग है नहीं तुम्हारी, मेरी तो अच्छी। हंस क्या रहा है, मजाक थोड़ी ना कर रहा हूँ। मेरे जैसे कलर तुम यूज भी नहीं कर सकते भाई, जबरदस्ती खुश हो रहे हो तुम। चलिए, इसमें कलाकारी क्या की भाई लोग, इसमें 3 लिक्विड भर डाले।
तीन लिक्विड में से सबसे पहला लिक्विड है मरकरी, ये वाला, इसको लिख देते हैं Hg। और इसमें इधर और इधर जो तल हुआ वो सेम हुआ। क्यों हुआ? इसलिए हुआ कि इधर भी एक आदमी खड़ा कर दिया और इधर भी एक आदमी खड़ा कर दिया। इधर वाले आदमी का घनत्व अलग है, इधर वाले आदमी का घनत्व अलग है, इसलिए इधर अलग मात्रा में वो आदमी खड़ा किया और इधर अलग मात्रा में वो आदमी खड़ा किया। इधर जो है ये नीले रंग का है पानी, वाटर। इधर है स्पिरिट, मतलब वो जो कुछ पेट्रोल टाइप का जो होता है स्पिरिट, आप जानते हैं। एल्कोहल बेस्ड कुछ रहता है, एथेनॉल बेस्ड शायद, नहीं स्पिरिट में पेट्रोल ही रहता है कुछ, वो जो चलो केमिस्ट्री वालों से पूछ लेता। हाँ, तो इसमें क्या हुआ बेटा, इसमें ये कहा गया है कि इधर जो पानी का ऊंचाई है वो 10 सेंटीमीटर है, और जो ये स्पिरिट भरा हुआ है इधर इसने अपनी ऊंचाई 12.5 सेंटीमीटर अचीव की। ये लेवल सेम है भाई, इसमें कंफ्यूज मत होना, है ना। अब बस आपको ये बताना है कि आखिर इस स्पिरिट का घनत्व कितना है, रॉ एस कितना है। सवाल को नीचे से उठाते हैं बेटा पहले यहां से, कि भाई मरकरी की लड़ाई देख लो पहले तो। और मरकरी की एक ही बात कहती है कि मेरी बराबरी मुझसे खुद से ही हुई, है ना। यानी यहां पर एक बिंदु पकड़ लेते हैं जिसको क्या बोल देंगे, नाम एम। और इधर एक बिंदु पकड़ लेंगे जिसको क्या बोल देंगे, एम और एन समान तल पर है, समान ही द्रव है, तो एम बिंदु पर और एन बिंदु पर दाब समान होगा। और क्वेश्चन यहां से शुरू हो जाता है। आपको निकालना है मरकरी का घनत्व, सॉरी स्पिरिट का घनत्व, नहीं शायद 800 आएगा, वो भी किसमें, किलोग्राम पर। चले देखो, ये तो बात समझ आ गई कि भले तीन द्रव हो जो भी है, हम निचले तल से करते हैं क्योंकि हम समानताएं देखते हैं पहले। समानताएं मतलब हमें पता होना चाहिए कि मैं किस गुण धर्म का उपयोग यहाँ कर सकता हूँ दाब मापन के लिए। तो मुझे गुणधर्म पता है कि क्षैतिज समान तल पर समान द्रव में दाब रहेगा सेम। तो मैंने दो समान लेवल पर जो सवाल में दे भी रखे बिंदु एम और एन मान लिए। इस एम बिंदु पर दाब ज्ञात करने के लिए इसके ऊपर के पानी का इस्तेमाल होगा कि नहीं? तो क्या लिखा जाएगा बेटा, पी नॉट प्लस रॉ वाटर जी, और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर। और इधर एन बिंदु पर दाब ज्ञात करने के लिए पी नॉट प्लस रॉ स्पिरिट जी, और 12.5 सेंटीमीटर। पी नॉट से, जी से, रॉ वाटर 1000 वाला लिख लेते हैं। 10 सेंटीमीटर को सेंटीमीटर ही रहने दिया, तो इधर सेंटीमीटर और सेंटीमीटर भी काट डाला। और ये यहां पर आ गया 10, ये आ गया रॉ एस, और ये आ गया 12.5। ये 4 बार कट जाएगा, ये 5 बार। किससे काटा? ढाई से। कितना हो जाएगा ये? 4000/5। तो रॉ एस बराबर 800 kg/मीटर क्यूब, या फिर 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर। कर पाएंगे ऐसे सवाल, है ना? ईएलटी में होंगे, मिली नहीं मिली? अरे यार,
चलो तो फिर एक होमवर्क के लिए आप लिख लो सवाल। ये छोड़ो, पहले कुछ और सीख लेते हैं, आगे बढ़ लेते हैं। एक और बेहतर, थोड़ा सा बेहतर कॉन्सेप्ट यहां से हम आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें मैंने क्या कहा था बेटा, कि जो यहाँ पर ट्यूब, जो नलिकाएं हैं, वो नलिकाएं अब दोनों तरफ क्या रहेंगी बेटे, अलग मोटाई की रहेंगी, ऐसे। ठीक है। और इसका जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है ये A1 लिख देते हैं, इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A2 लिख देते हैं। और परिस्थिति क्या है, पहले इस बात पर हम ध्यान दे लेते हैं। चलिए, ओके। परिस्थिति है बेटे कि हम इस इधर वाली ट्यूब में, इधर वाली ट्यूब में शुरुआत में कोई भी लिक्विड भरे। जैसे मैंने यहां पर शुरुआत में भर दिया मरकरी, तो अगर मैंने इधर मरकरी भरा, तो मरकरी का इधर का तल और इधर का तल ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, मानते हैं? क्योंकि जब हम किसी समान लिक्विड की बात करते हैं, क्षैतिज तल पर बात करते हैं, तो उधर कितना लिक्विड है और इधर कितना लिक्विड है इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि समान लिक्विड है, उसका घनत्व इधर भी सेम। तो इधर भी वही घनत्व रॉजी एच, और इधर भी वही घनत्व रॉजी एच, और दोनों तरफ ट्यूबों में ऊंचाइयां क्या प्राप्त होंगी, समान, बराबर। हाँ, चलिए। अब क्या हुआ कि यहां पर हमने इस तरफ से कोई एक लिक्विड, यानी कोई एक आदमी को इधर से इसमें भर डाला। जैसे ही उस आदमी को इधर अपन ने ठूसा, ये लिक्विड इधर से किधर जाएगा, और इधर से ऊपर। अब यहां पर थोड़ी विशेष परिस्थिति में पुराने वाले नाम यहां से ये निशान बना लेता हूं, ताकि अपने को ध्यान रहे कि पहले पारे का तल ये था और पहले इधर भी पारे का तल ये था, निशान बन गए। अब अपन ने यहां पर इसको क्या किया, इधर जैसे ही हमने दूसरा लिक्विड डालना शुरू किया, उदाहरण के लिए मान लेते पानी को ही भर दिया, तो जैसे ही अपन ने यहां पर पानी भरना शुरू किया, तो इतना पानी हम भर चुके। और जो पानी हम भर चुके हैं, उस पानी के कारण इधर ये पारे का तल कितना नीचे आता नजर आया, माना x1। तो आपको मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि इधर जो पारे का तल है वो कितना ऊपर जाएगा, वो x1 नहीं, कुछ और ऊपर जाएगा। और देख पा रहे होंगे शायद मैंने थोड़ा कम बनाया x2 को। अरे x1 की तुलना में x2 को थोड़ा क्यों, क्योंकि इधर जितना आयतन नीचे पिच का होगा, उस पारे का उतना ही आयतन तो ऊपर चढ़ा होगा, हाँ के ना। तो सबसे पहला गुणधर्म यहां इस्तेमाल ये होता है कि इधर की ट्यूब में जितना पारा नीचे पिच का x1 ऊंचाई तक, इधर की ट्यूब में उतना पारा ऊपर चढ़ा x2 ऊंचाई तक, इधर ये विस्थापित किया गया पारा ही यहां इस x2 ऊंचाई के बराबर है, हाँ के ना। यानी पारे का A1 में आयतन जो कम हुआ है, आयतन कम, बराबर A2 में पारे का आयतन ज्यादा। और आयतन को हम कैसे लिखते हैं बेटा, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। जैसे बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर इंटू एच। घन में भी ऐसे ही होता है, घन आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर, ऊंचाई ए, ए क्यूब।
तो यहां पर भी ये जो पानी मैंने x ऊंचाई का मतलब मैं गोला बना देता हूं ताकि और बेहतर समझ में आए। इसके लिए यहां पर क्या लिखा जाएगा, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A1 और कितना x1 बराबर इधर A2 x2। ये एक समीकरण सबसे पहले मैंने इसलिए निकाल ली क्योंकि अब मुझे पता लग जाएगा कि x1 कितना होगा, x2 कितना होगा। पहले क्या होता था, इधर का a और इधर का a, इसीलिए x1 x2। अब क्या होगा, अगर इधर का ये व्यास इधर का मुंह ज्यादा चौड़ा है तो ऊंचाई कम रहेगी। सही बात है। एक तो ये हो गई समीकरण जिसकी वजह से हम कर सकते हैं। अब हमारा पुराना वापस से वही कॉन्सेप्ट काम में ले लेते हैं। वही कॉन्सेप्ट क्या कहता बेटा कि लड़ाई जो बराबरी होगी वो सेम लेवल में सेम द्रव में ही होगी कि नहीं। अब सेम द्रव मुझे कहां मिलेगा, यहां मिलेगा, और इसके एवज में यहां मिलेगा। मिलेगा कि नहीं। यहां इस बिंदु को क्या नाम दूंगा, एम, इसको क्या नाम दूंगा, और क्या सीखा, पी एम बराबर पी एन, पी एम लिख डालो, पी नॉट प्लस रॉ जी एच। रॉ किसका, जो पानी अपन ने भरा है मान लेते हैं उसका। और इधर कौन, मरकरी, तो हम मरकरी के लिए पहले तो क्या लिखेंगे, पी नॉट प्लस रॉ मरकरी जी एच, मत बोलना। ये कितना यहां से यहां तक, और ये कितना, तो कुल मिलाकर x1 प्लस x2। कि अगर अब सवाल इसमें दो तरीके से पूछा जाएगा कि पुराने तल से मरकरी कितना ऊंचा गया, तो आंसर x2 बोलोगे। इधर वाली ट्यूब के तुलना में इधर मरकरी कितना ऊपर है, तो x1 प्लस x2 बोलोगे। सवाल पर आधारित यहां पर हमारे जवाब होंगे। अब इस समीकरण में बहुत बेहतर आइडिया है, क्या यहां से x1 को x2 के टर्म में, या x2 निकालना है ना, तो x2 निकालना है तो अपन क्या करें, इस x1 को यहां पर लिख दें a2 बाय a1 x2, और ये x1 की ये वैल्यू कहां चिपका दूं, यहां। तो इस समीकरण में x1 गायब, क्या बचेगा, सिर्फ x2 ही बचेगा, और x2 ही पता लग जाएगा। सही बात। छापो, मैं सवाल इधर लिख देता हूं।
सबसे पहले क्या करना चाहिए, x1 और x2 में संबंध स्थापित कर लेना चाहिए। इसका इस्तेमाल करके, ट्यूबों की चौड़ाइयों का इस्तेमाल करके। ट्यूब का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पता करने के लिए व्यास दिया हुआ है, तो मैं यहां पर सबसे पहली समीकरण में क्या लिखूंगा बेटे, a1x1 बराबर a2x2। और a1 कितना हो जाएगा, तो आप कह देंगे पाई, व्यास कितना है d, तो ये हो जाएगा पाई व्यास d बाय 2, तो d स्क्वायर बटे 4 इंटू x1। और a2 में कितना हो जाएगा, पाई और d 3d/3, तो कितना हो जाएगा 9d स्क्वायर बटे 4 इंटू x2। पाई बटे 4 से पाई बटे 4 और d स्क्वायर से d स्क्वायर काट देंगे, तो x1 बराबर 9x2। फिर आ जाएंगे हम इस बिंदु M और बिंदु N की गणित पर। बिंदु M के ऊपर सारा पानी है, मुझे पता है उधर का भी पी नॉट और इधर का भी पी नॉट कैंसिल, अरे होगा, तो सिर्फ मैं क्या लिख दूं, रॉ वाटर जी एच कितना 163.2 सेंटीमीटर बराबर, इधर कौन मरकरी, तो रॉ मरकरी जी, और एच की जगह मुझे क्या लिखना है, x1 प्लस x2। जी से जी काट डालो, रॉ वाटर 1 गुणा 163.2 सेंटीमीटर बराबर रॉ मरकरी 13.6 गुणा x1 की जगह क्या लिख दें, 9x2, 9x2 और x2 10x2, ये यहां पर बन जाएगा 136। काटो यार इसको, कुछ अजीब सा बन रहा है मेरे को तो। 163.2 अपॉन 13.6 गुणा 10, ये कर लेना जैसे भी सॉल्व हो, ये अपने को बताना है। भाई इधर A1 में जितना आयतन कम होगा, उधर इस वाले में पारे का उतना आयतन बढ़ जाएगा, है ना, ये वाला। मतलब कहने का ये है कि ऐसा नहीं होता कि इधर से x1 नीचे गया तो इधर भी x1 ऊपर जाएगा, बराबर कौन रहेगा, आयतन, यानी इधर से जितना आयतन कम हुआ उतना आयतन इधर बढ़ेगा, ये है मतलब। काफी बार हम सोचते थे कि नहीं सर इधर से x1 नीचे गया तो उधर भी x1 जाना चाहिए, ऊंचाइयां बराबर नहीं रहेंगी, आयतन बराबर रहेगा। इधर के पानी का आयतन बराबर उधर के, या इधर की मरकरी का आयतन बराबर उधर की मरकरी का आयतन। चलें आगे, ये जो भी हो जैसे भी उसको देख लेना, सॉल्व कर लेना। आगे हेडिंग लिखेंगे अपन, पास्कल का नियम। इस नियम की क्या खास बात है कि जैसे क्या होता है द्रव, और उसमें अगर मैं किसी बिंदु पर दाब बढ़ाता हूं, जैसे मान लो यहां पर क्या होगा, इधर लिक्विड है, मान लो ये यहां पर ऐसा लिक्विड है, लिक्विड फॉर एग्जांपल थोड़ी देर के लिए मान रहे हैं अपन कि भैया ये सेम लेवल पर इस प्रकार से मौजूद था, मैंने यहाँ पर एक भारहीन पिस्टन लगा दिया है,
और एक भारहीन पिस्टन इधर भी लगा दिया। तो इसका कहने का मतलब ये होता है, पास्कल लॉ का मतलब ये होता है कि जब अगर मैं इस पिस्टन पर इधर से बल लगाकर कोई दाब, एक्स्ट्रा दाब उत्पन्न करता हूं, मान लो मैंने 10 एटीएम एक्स्ट्रा प्रेशर यहां पर अगर उत्पन्न कर दिया, तो यकीन मानिए हर प्रत्येक बिंदु पर सामान्यतया जो दाब होगा वो कितना होगा पता है ना, पी नॉट प्लस रॉ जी एच। पर अगर मैंने एक्स्ट्रा प्रेशर 10 एटमोस्फियर क्रिएट कर दिया, तो वो प्रत्येक बिंदु पर 10 एटीएम से हर जगह प्रेशर बढ़ जाएगा, हर जगह, हर जगह। और यही चीज काम आती है किसमें, हाइड्रोलिक में तो काम आती है टूथपेस्ट में। 3 कलर वाला टूथपेस्ट इस्तेमाल किया है कभी, पेप्सोडेंट? देखा तो होगा, एडवर्टाइजमेंट तो देखे होंगे। दो वाला मान लें, सस्ता सोच सकते हैं, दो वाला। अब सोचो उस वैसा पेस्ट कभी खरीद के लाना, अब जब उसको निकालोगे ना, तो दो कलर एक साथ बिल्कुल बराबरी से निकलते हैं, नीचे नीला ऊपर सफेद, या नीचे सफेद ऊपर नीला निकलता है। फिर खेलना, क्यों ऐसे कर देना, ये कुछ 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 कुछ। तो अपने को अब हो गया क्या, ऐसा करने से क्या हो जाएगा, अंदर सारे होने चाहिए, फिर निकाल लो, कैसे पास कर लो। क्योंकि बेटे उसमें अंदर होते हैं एक दो अलग अलग कंपार्टमेंट होते हैं, पन्नी लगी होती है, पन्नी के ऊपर नीला है, नीचे सफेद है। दबाते हैं, जैसे ही दबाएंगे प्रत्येक बिंदु पर दाब समान क्रिएट होगा, तो समान दाब से दोनों कलर बराबर निकलने की प्रवृत्ति वहां पर रहेगी। बात समझ? अरे हाँ भैया, तो थोड़ा मुस्कुराइए। हाँ चलिए, तो यहां से आ जाते हैं इस पॉइंट पर, ये रहता है, आप लिख लिए, एक स्टेटमेंट लिख ले, जल्दी लिखे हो थोड़ा सा। किसी एक बिंदु पर, द्रव में किसी एक बिंदु पर दाब की मात्रा को बढ़ाने पर, द्रव में किसी एक बिंदु पर दाब की मात्रा को बढ़ाने पर वही समान दाबांतर, वही समान दाबांतर, वही समान दाबांतर संपूर्ण द्रव में सभी बिंदुओं पर, संपूर्ण द्रव में सभी बिंदुओं पर उत्पन्न हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। इसका मतलब कि जैसे यहां पर हम इसके लिए एग्जाम्पल लेते हैं किसका, हाइड्रोलिक का, तो हमने यहां पर लिखा हाइड्रोलिक लिफ्ट। तो बेटे क्या हुआ, यहाँ इस हाइड्रोलिक लिफ्ट का एक लेवल ये है, एक लेवल ये है, मैंने यहां पर लगाया बल F1, और मैंने यहाँ पर एक कोई कार फॉर एग्जाम्पल खड़ी की हुई है, और इस कार को मुझे ऊपर उठाने के लिए चाहिए मान लो बल F2, ठीक है, F2 बल चाहिए। अब हमने क्या कहा कि अगर मैं यहाँ F1 बल लगाता हूं, तो इधर कुछ दाब P1 क्रिएट होगा ना बेटा, और वो यहाँ पर सेम चलता चलता यहाँ पर समान दाब क्रिएट होना चाहिए, इधर का दाब और इधर का दाब सेम। तो मैं मान लेता हूँ इधर जो दाबांतर उत्पन्न हुआ है, एक्स्ट्रा दाब की बात कर रहे हैं बेटा अपन, एक्स्ट्रा प्रेशर की बात कर रहे हैं, जो नॉर्मली जो प्रेशर रहे होंगे उनमें हमने अब जितना दाबांतर उत्पन्न किया है, तो दाबांतर यहाँ क्या लगाकर उत्पन्न किया, F1, F1 के कारण जो एक्स्ट्रा दाब होगा वो यहाँ इस हाइड्रोलिक लिफ्ट पर कितना एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट करेगा,
ये हम जानना चाहते हैं। और मैंने कहा इसके कारण यहाँ एक्स्ट्रा दाबांतर जो उत्पन्न होता है वो दाबांतर कितना है, P1, और वो किसके बराबर हो जाएगा, P2 के बराबर। और यहां से P1 बराबर P2, मुझे P1 बराबर P2 नहीं लिखना चाहिए, मुझे दाबांतर के रूप में ही लिखना चाहिए कि दाबांतर जो यहाँ पर एक्स्ट्रा क्रिएट हुआ है, प्रेशर बराबर F बाय ए, P बराबर F बाय ए। तो यहाँ पर कितना क्रिएट हुआ, और वही सेम दाबांतर यहाँ क्रिएट होगा, तो यहाँ पर उस दाबांतर को क्या लिख सकते हैं, F2 बाय ए लिख सकते हैं बेटा। अब इसमें यह भी होता है कि आपको अगर ज्यादा भारी और बड़ी कार उठानी है, और ज्यादा बड़ी कार उठानी है और भारी कार उठानी है, तो क्या होगा, कार भारी उठाने के लिए F2 ज्यादा चाहिए। और आप चाहते हैं कि यार मुझे बल तो उतना ही लगाना पड़े जितना पहले लगा रहा था, यानी आप F1 को सेम रखना चाहते हैं। तो आप यहां से क्या कह सकते हैं कि अगर आप F2 बढ़ाना चाहते हैं, A2 बटे A1 गुणा F1 वही रखना चाहते हैं, और अचानक जादू से F2 बढ़ जाए तो क्या करना पड़ेगा, A2 को बड़ा और A1 को छोटा। A2 जितना ज्यादा बड़ा रहेगा, A1 जितना छोटा रहेगा, उतना ही आप यहां पर कम बल लगाकर बहुत भारी वस्तु को उठा सकते हैं। मान लो उधर और इधर का, ये इधर का क्षेत्रफल 10 गुना है, उसकी तुलना में कितना, 10 गुना। तो 10 गुना क्षेत्रफल अगर है, तो यहां पर आप मान लो 100 न्यूटन बल लगाते हैं, तो अपने आप कितना लग जाएगा, कार पर 1000 न्यूटन का बल लग जाएगा। सही बात, इस तरीके से अपन करते हैं। नुकसान क्या है पर ऐसा करने से बेटा, आपको क्या लगता है कि फिर तो हम किसी बड़ी से बड़ी चीज को भी इस तरीके से उठा सकते हैं, उठा सकते हैं। नुकसान क्या होता है, मतलब ऐसा क्या क्यों होता है कि जादू क्यों नहीं है, ये फिजिक्स के हिसाब से बिल्कुल सही है, हो ऐसा रहा है कि जैसे जादू है, मुझे भारी चीज उठानी है, मैं बल लगा रहा हूँ कम, मान लो मैं इसको 1000 गुना कर दूं, 1000 गुना कर दूंगा तो 1 न्यूटन का बल लगाने पर 1000 किलो की चीज उठा सकता हूँ, मात्र 1 न्यूटन का बल लगा के ऐसे। तो, और मैंने 1000 गुना भारी चीज को उठा दिया। होता है ऐसा, होता है, पर जादू नहीं है ये रियलिटी इसलिए है कि जब आप यहां पर इसका क्षेत्रफल जितना चौड़ा रखोगे, इसमें x2 उतना कम होगा। अरे हाँ, अरे भैया समझ रहे हो ना, अभी थोड़ी देर पहले बताया था A1 x1 बराबर, अगर A2 1000 गुना ज्यादा हुआ तो x2 1000 गुना, यानी जब यहां पर मैं 1000 सेंटीमीटर नीचे गहराई तक घुस जाऊंगा, तब जाकर यहां 1 सेंटीमीटर कार उठती नजर आएगी। समझे बात को, यानी भले बल कम लगाना पड़ रहा है पर इधर चलना ज्यादा पड़ रहा है, इधर बल ज्यादा लग जाएगा पर चलना कम को मिलेगा। अरे चलना कम मिलेगा ना भाई, यानी जब मैं किसी इस तरीके से हाथ के हैंडल से बहुत भारी शटर को घुमाता हूं, और बहुत भारी शटर हाथ के हैंडल से घुमाने पर आसानी से खुल रहा है, तो आप देखेंगे भी सही कि जब आप 10 बार उसे हैंडल को घुमाएंगे तब सेंटर इतना, वो शटर इतना सा ऊपर जाएगा। पुराने शटर होते थे, जितना घुमा रहे उतना ऊपर चल जाता था, क्यों, क्योंकि बल भी उतना ही ज्यादा लगता था। यहां पर इस हाइड्रोलिक सिस्टम में जितना एरिया का अंतर क्रिएट किया जाएगा, उतना ही दाब या बल कम लगेगा, पर उसको घुमाने के लिए आपको एफर्ट्स ज्यादा लगाने पड़ेंगे, है ना। अरे समझ आता है थोड़ा थोड़ा। चलिए सवालों पर आ जाते हैं। यहां इस प्रकार से 2 पिस्टन हमने ठोक दिए, समय बड़ी जल्दी व्यतीत होता प्रतीत हो रहा है। R1 बराबर 1 सेंटीमीटर, R2 बराबर 3 सेंटीमीटर, इधर लगाया गया बल 10 न्यूटन, तो इस तरफ लगा हुआ बल F2 ज्ञात करो।
कुछ ऐसा ही सवाल यहाँ पर है। इधर का पिस्टन, उधर से कुछ कोण पर बल, इधर का A1 बराबर 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, इधर का पिस्टन, इधर का E2 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, इधर उठानी है एक कार जिसका मास है 400। कार को ठीक उठा पाने के लिए F1 ये सिंपल सवाल है, ये खुद से कर लेना भाई लोग। आंसर मैं बता दूंगा अगली क्लास में, ठीक है। धन्यवाद।